सुप्रभात, नमस्कार। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा एक बार फिर से आपकी डेली डोज़ ऑफ करंट अफेयर में। 28 मई का दिन है और एक बार फिर से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को आपके समक्ष रखा जाएगा, कुछ आसान बनाकर उसको आपको बताऊँगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से ही हम लोग उसको हमेशा की तरह डिकोड करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक को डिकोड करेंगे। आई विल आल्सो गिव यू अ क्वेश्चन जो कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ मुझे। और अगर आपको ये सेशंस यूज़फुल लग रहे हैं सो मेक श्योर आप पहले के भी सेशंस देख सकते हैं क्योंकि अब मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। सेकेंडली, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन विच यू हैव इन योर माइंड। थर्डली, सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। आई एम श्योर उनको भी अच्छा लगेगा। एंड होपफुली मैं कुछ सजेशंस भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। अगर आपको लगता है कि कोई भी सूटेबल सजेशंस है तो वी वुड ऑलवेज बी वेलकमिंग देम। एनीवेज, सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बार बता दूं, जहां तक पीडीएफ की बात है बेटे, आकाश नेव जीके बूस्टर जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको पीडीएफ मिलता है रेगुलर बेसिस पे। जितने भी अभी तक मैंने सेशंस किए सबके पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। उस टेलीग्राम चैनल को आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इसको स्कैन कर लो, आराम से आप वहां पे पहुंच जाएंगे। रेगुलर बेसिस पे आपको डेली डोज ऑफ करंट अफेयर मिल रही है। आई होप साउंड एंड वीडियो दे आर ऑल वेरी मच क्लियर। जो आवाज है और जो वीडियो है वो आपको क्लियर होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। वुड लाइक टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन। हम लोग अक्सर बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, वेमेन एम्पावरमेंट की, तो उसी से जुड़ी हुई एक बहुत शानदार न्यूज आइटम है सबसे पहली जो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। मैं बात करने वाला हूं यहाँ पे एक बहुत जाबाज भारत की बेटी की, जिनका नाम है ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे हैज बिकम इंडियाज ओल्डेस्ट वेमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ाई करने वाली, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन चुकी हैं ज्योति रात्रे। तो इनको शत शत प्रणाम हम लोग करते हैं सब लोग। अब देखो, यहाँ पे इन्होंने ये जो अचीवमेंट की है ये किस एज पे की है? एट द एज ऑफ 55। तो ये बहुत बड़ी बात है। 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना, उसको क्लाइम करना, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो ये इंपॉर्टेंट है ही है। मुझे ऐसा लगता है कि इन जनरल भी हमें ये सब न्यूज पता होनी चाहिए। देश में क्या हो रहा है, कौन कितना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उससे आप ना सिर्फ इंस्पायर होते हो बल्कि एक पॉजिटिव एनर्जी भी आप में आती है, ऐसा मेरा मानना है। हैविंग सेड दैट, मैं एक छोटी सी न्यूज आपको बताना चाहूंगा इसके साथ ही जोड़कर। एक स्टार्टिंग चीज है, संगीता बहल। देखो, इनके इन्होंने तो इस महीने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, ज्योति रात्रे जी ने 55 की एज में, लेकिन इससे पहले वो 53 की एज में 2018 की बात है, संगीता बहल ने जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी तो उस समय शी बिकेम द ओल्डेस्ट वुमेन। तो कहने का मतलब है कि संगीता बहल का ये जो रिकॉर्ड था इसको ही ज्योति रात्रे मैम जो हैं, ज्योति रात्रे जी जो हैं, इन्होंने अभी तोड़ा है। तो आई होप दिस मेक्स थिंग्स वेरी मच क्लियर। तो ज्योति रात्रे 55 की एज में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर गई हैं और 2018 में संगीता बहल ने 53 की एज में माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। दोनों मैंने नाम आपको बता दिए इसलिए सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इस न्यूज को लेकर, क्योंकि बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि नहीं नहीं सर संगीता बहल। तो मैं कहूंगा नहीं, ज्योति रात्रे नाउ इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अगर आपको आता है कि रिसेंटली हु बिकेम द ओल्डेस्ट वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, या रिसेंटली सबसे उम्रदराज महिला कौन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। क्लियर है, सिंपल न्यूज है। आगे बढ़ते हैं बेटे। मूविंग अहेड, अब मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ी हुई एक न्यूज है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके समक्ष न्यूज है, बहुत क्लियर न्यूज है। नेटो, नेटो के बारे में हम लोग वैसे बात करेंगे भी। मैं नेटो के बारे में कुछ कुछ स्टैटिक चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन नेटो आपको जानते ही हैं कि नेटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो के जो बॉर्डर नेशंस हैं, नेटो की जो बॉर्डर कंट्रीज हैं, स्पेशली जिनका रशिया के साथ बॉर्डर लगता है, वो एक ड्रोन दीवार या फिर ड्रोन वॉल जो है उसको बनाने की योजना कर रहे हैं। तो ये क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले समझो कौन सी कंट्रीज की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, नेटो की कौन सी कंट्रीज है जिसका रशिया के साथ बॉर्डर लगता है? यही कंट्रीज हैं। थोड़ा सा ये नॉर्वे का बॉर्डर लगता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें। देन वी हैव फिनलैंड, इसका बहुत लंबा बॉर्डर लगता है। एस्टोनिया का लगता है, लातविया का लगता है, लिथुआनिया का भी इधर ये लगता है, ठीक है, पोलैंड का भी इधर से लगता है बॉर्डर। तो आप ये देख सकते हैं ये 6 कंट्रीज हैं। कौन सी? नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। तो ये 6 कंट्रीज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो नेटो की ये 6 कंट्रीज हैं जो कॉन्टेम्पलेट कर रही हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे, एक ड्रोन वॉल बनाएंगे। ड्रोन वॉल के ऊपर बात करेंगे हम लोग। बट आप पहले ये देखो, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि सर लिथुआनिया के साथ कैसे बॉर्डर लगता है। देखो, रशिया की ना एक ये टेरिटरी है कलिनिनग्राड।
तो ये रशिया से मतलब बाकी रशिया से थोड़ी सी अलग है, यहाँ पे है। तो आप देखो इसके साथ पोलैंड भी जुड़ रहा है और लिथुआनिया भी लग रहा है। एस्टोनिया और लातविया का तो सीधा सीधा रशिया के साथ बॉर्डर है, लेकिन लिथुआनिया का इधर कलिनिनग्राड वाला जो एरिया रशिया का उससे बॉर्डर लग रहा है, पोलैंड का भी उसी से लगता है। तो प्लीज ट्राई टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इनका रशिया के साथ बॉर्डर लगता है। आई होप इट्स क्लियर। ये बाल्टिक कंट्रीज तीनों का लगता है, एस्टोनिया लातविया का तो सीधे सीधे लगता है, और लिथुआनिया का ये कलिनिनग्राड वाला जो एरिया उस पर लगता है। जस्ट आपकी जानकारी के लिए बताऊं, क्योंकि स्टेट पीसीएस में यूपीएससी में कभी क्वेश्चन पूछता है जी गल्फ ऑफ बोथनिया कौन सी कंट्रीज के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड किसके बीच में? फिनलैंड तो एक कंट्री होगी, दूसरी कंट्री कौन सी? एस्टोनिया। गेटिंग इट? तो ये थोड़ा सा मैप की प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगा वैसे, बट यू हैव टू कीप दीस थिंग्स वेरी मच क्लियर। एनीवेज, अब ड्रोन वॉल पे वापस आते हैं, क्योंकि मेन न्यूज हमारी वही थी। तो ये कंट्रीज प्लान कर रही हैं कि हम लोग क्या बनाएंगे, ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वरीज बहुत है। रशिया के बॉर्डर पे थोड़ी सी टेंशन तो है ही है, जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन वॉर की वजह से, और इससे बॉर्डर को सेफ बनाया जाएगा। मिलिट्री प्रोवोकेशन हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, जो मादक पदार्थ की तस्करी हो गई, या संभावित खतरे जो भी हैं, उससे बॉर्डर को सुरक्षित रखा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अब देखो सवाल कैसा बनता है इससे, आप ये इमेजिन करो। क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं, जैसे ड्रोन वॉल का रिसेंटली जिक्र था, कौन से नेशंस ने किया? G20 नेटो के नेशंस ने, ऐसे करके आ सकता है। या कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप ये याद रखना, देखो वो क्या करेगा, आपको नेबरिंग कंट्री से कंफ्यूज करेगा। जैसे ड्रोन वॉल का जो आइडिया आया है हमारे पास, वो कौन सी कंट्रीज है यहाँ पे? नॉर्वे है, फिनलैंड है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, है ना। वो ऑप्शन में देगा आपको रोमेनिया, ऑप्शन में देगा बेलारूस, जो कि ऑफ कोर्स आंसर नहीं होगा। तो आंसर यही 6 कंट्रीज होंगी। तो ये प्लीज आप ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से मार्क करके बता देता हूँ आपको। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड। सो दीज आर द कंट्रीज व्हिच आर कंटेम्पलेटिंग ऑन बिल्डिंग अ ड्रोन वॉल। तो ड्रोन का डिफेंस सिस्टम जो है उसी की यहाँ पर बात हो रही है। इजी है, बहुत इजी है। अब क्योंकि नेटो की बात हुई है, तो नेटो के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते बेटे। नेटो जो कि 1949 में बना था, लगभग 75 साल पहले मिलिट्री अलायंस है। इसके हेडक्वार्टर्स ब्रसल में है। अभी 31 मेंबर थे, 32वां मेंबर रिसेंटली बना है। कौन सा? अभी मार्च के महीने में, स्वीडन। तो न्यूएस्ट मेंबर कौन है इसका, लेटेस्ट मेंबर कौन है इसका? स्वीडन है। इसके ऊपर भी काफी न्यूज आई थी कि भी स्वीडन कब बनेगा। उससे पहले फिनलैंड बन चुका था 31st मेंबर, तो फाइनली स्वीडन बन चुका है 32वां मेंबर। तो ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि हाउ मेनी मेंबर्स डू वी हैव इन नेटो। सो प्लीज आप याद रखिएगा, 32 देश जो हैं वो मेंबर्स है नेटो के। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके, मतलब ये सब चीजें अगर आपको आती हैं तो यू शुड बी यू नो फीलिंग वेरी कंफर्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज आइटम है वो स्पेस से जुड़ी हुई है, लेकिन मैं बोलूंगा स्पेस और एनवायरनमेंट, यानी कि अंतरिक्ष और पर्यावरण दोनों से जुड़ी हुई है न्यूज आइटम। कैसे, देखते हैं। देखो, नासा हैज लॉन्च सैटेलाइट प्री फायर। पहली बात तो ये समझो, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वेरी एस्पेक्ट, प्री फायर का मतलब क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। पहले तो इसकी फुल फॉर्म समझ लो, इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो सैटेलाइट है जिसको भी लॉन्च किया गया न्यूजीलैंड से, इट इज टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज। हम जब भी क्लाइमेट चेंज की बात, जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, उसको मिटिगेट करने की बात हो रही है, उसको कंट्रोल करने की बात हो रही है। तो ये तो आपको पता ही है कि क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है। तो उसी को लेकर यहाँ पे हमने देखा कि इसको अभी लॉन्च किया गया है। बहुत बड़ा स्टेप है कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को रोक सके। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा ये, बट इतना आपको आई थिंक क्लियर हो गया। नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि ये लॉन्च कहाँ से हुआ है बेटे? न्यूजीलैंड से लॉन्च हुआ है। और अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा 2 छोटे क्यूब सैट्स, जो छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं, उनको भेजा गया स्पेस में। और हमने क्या देखा कि जॉब इनकी यही है कि कितनी हीट है जो अर्थ का पोलर जो है वो गिव ऑफ कर रहा है। मतलब ये अर्थ है, अगर ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है। आपको पता है नॉर्थ पोल भी बहुत आइस है, साउथ पोल पे भी आइस है। बहुत ठंडा एरिया है, बहुत ज्यादा बर्फ जो है वहां जमी हुई है। तो यहाँ से कितनी हीट निकल रही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है प्री फायर सैटेलाइट पे, ये मेजर करेगी हाउ मच हीट इज लीकिंग इनटू द स्पेस। आर्कटिक और एंटार्क्टिक से, ऊपर आर्कटिक है, नीचे एंटार्क्टिक है, ये आपको पता ही है। तो यहाँ पे मॉडल्स जो है वो बने हुए हैं, जो उनको इम्प्रोवाइज किया जाएगा, नए मॉडल्स बनाए जाएंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये अभी लॉन्च जो हुआ है न्यूजीलैंड से, वो इस तरह से लॉन्च किया गया। तो आपको बस मेन यहाँ पे जो चीजें पता होनी चाहिए, पहली बात तो जो प्री फायर है इसकी फुल फॉर्म आप याद रख लेना।
और प्री फायर ये आएगा जी, प्री फायर किससे जुड़ा हुआ है? वो ये भी ऑप्शन दे सकता है कि कोई टैंक है, कोई मिसाइल है, कोई सुपरसोनिक जेट है, या इट इज बेसिकली सैटेलाइट है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो आएगा कि जी टर्म प्री फायर न्यूज में थी, प्री फायर किससे जुड़ी हुई है। दूसरा पूछ सकता है कि कौन सी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इट इज नासा। ये तो क्वेश्चन बहुत आता है कि जाक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, नासा है। तो इस तरह के अगर आपको क्वेश्चंस मतलब आप आंसर कर पा रहे हो तो इट शुड बी एब्सोल्युटली फाइन। नासा की जो वेबसाइट है उसके ऊपर काफी इसके बारे में लिखा गया, तो प्लीज गो देयर इफ यू कैन एंड यू कैन रीड अबाउट इट इन केस यू वांट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको मैं आपको थोड़ा सा इजी करके बताऊंगा। सबसे पहले आप समझो कि जिग जो है, ZIG मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड, ये दुनिया की सबसे नई मुद्रा बोल सकते हो, सबसे नई करेंसी है, गोल्ड बैक्ड करेंसी है। तो जिग मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड, तो जिम्बाब्वे की है ऑफ कोर्स। तो क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है उसकी बहुत बुरी हालत है, मैं पहले तो आपको बता दूं इन पिक्चर्स के माध्यम से कि क्या हालत है जिम्बाब्वे की इकोनॉमी की। हमने कुछ साल पहले देखा कि वहां पे 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट चलाया गया, 150 मिलियन का नोट चलाया गया, 1 बिलियन डॉलर्स का चलाया गया, जो कि सुनने में ही आपको ऐसा लगेगा कि कॉमेडी है, कि ये मजाक है, बट ये सच में ये रियलिटी है वहां की। इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन से भी ज्यादा इन्फ्लेशन जो है वहां पे देखी गई। इन्फ्लेशन करती क्या है, आपकी जो करेंसी है, देश की करेंसी है, उसकी वैल्यू कम कर देती है। अगर मैं ये पेन जो है खरीद पा रहा था 10 रुपए का, कल को ये 50 रुपए का अगर पेन होता है, मतलब मेरी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो गई है। मुझे एक 10 रुपए का नोट चाहिए था, 5 10 रुपए के नोट चाहिए इसको खरीदने के लिए। कल को यही पेन जब 100 रुपए का होगा, तो मतलब इन्फ्लेशन और बढ़ी और मेरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम हो रही है। तो जिम्बाब्वे में भी यही कुछ हुआ। इनफैक्ट पिछले अगर मैं कुछ सालों में देखूं, तो इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी करेंसीज अपनी लाई हैं, बहुत कुछ किया। तो वही एक पहल है यहाँ पर भी। आप ये मान के चलो कि दिस इज द 6th अटेम्प्ट इन 15 years टू क्रिएट अ नेशनल करेंसी। मतलब पिछले 15 साल में 6 बार कुछ ऐसा हो चुका है। तो इसलिए ज्यादा इसको सीरियसली मैं अभी नहीं ले रहा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे वो बात की बात है। अभी के लिए बस ध्यान में रख लो कि जिग बहुत न्यूज में था। तो जिग क्या है? जिग इज जिम्बाब्वे गोल्ड, एंड जिम्बाब्वे गोल्ड इज द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट करेंसी। और मतलब वही एक इनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा बैक टू ट्रैक लाने की कोशिश है। क्योंकि हो क्या रहा है, कभी भी किसी भी कंट्री में ऐसा कभी होता है, तो ट्रांजैक्शंस किस में होनी शुरू हो जाती है? इंटरनेशनल करेंसीज में। जैसे यूनाइटेड किंगडम्स का पाउंड है, या फिर यूएस डॉलर है। तो वहां पे भी यही होता है। सोमालिया में भी आजकल यही होता है कि यूएस डॉलर चलता है वहां पे, क्योंकि वो फिर भी ग्लोबली एक ट्रस्टेड करेंसी है। अपनी करेंसी पे ट्रस्ट जब खत्म होता है, तो ये सब चीजें आपको कुछ कुछ ध्यान में रखनी है। तो जिग क्या है ये आपको पता चला, जिग को क्यों लाया गया पता चला। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि क्यों ऐसा लग रहा है कि जिग जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल शायद नहीं होगी, उसके भी मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूं। देखो, जिग जो है वो पब्लिक मिसट्रस्ट को फेस कर रही है। मतलब लोगों का विश्वास अभी तक हो नहीं रहा है। लोग अभी भी यूएस डॉलर्स को पसंद कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो भी यूएस डॉलर को मार्केट में बेच रहे थे, उनको उठा के उन्होंने जेल में भी डाल दिया। दे हैव डन सो मच थिंग, एंड स्टिल मैं देख रहा हूँ कि $1 इज इक्वल टू 17 जिग। मतलब ये करेंसी आते साथ डिवैल्यू होनी स्टार्ट हो गई है, और लोग अभी तक यूएस डॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं जिम्बाब्वे में। तो ये काफी खराब सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। टचवुड हमारी कंट्री में तो ऐसा दूर दूर तक नहीं है, बट वहां पे क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी, तो उसकी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। तो ये बस थोड़ी सी चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता था। आई होप ये क्लियर हो गया आपको कि जिग क्या है, और क्यों ये शायद सक्सेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरकार इसको जबरदस्ती लोगों पे थोप रही है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। तो किसी भी चीज को आप थोपोगे तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहते हैं, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटे आयुर्वेद की। हम लोग बात करते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। सीसीआरएएस, सीसीआरएस मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री आयुष के अंडर। ये होस्ट करी प्रगति 2024। प्रगति 2024 की फुल फॉर्म समझिएगा, फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन जो है, दैट इज व्हाट प्रगति इज ऑल अबाउट। ये अभी आज ही है, वैसे तो 28 तारीख आज ही है, तो आज ही हो रही है। तो जो रिसर्च अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, सीसीआरएस और आयुर्वेदा ड्रग इंडस्ट्री की, उसको यहाँ पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि किस प्रकार से सीसीआरएस जो है वो प्रगति 2024 करवा रही है। प्रगति 2024 की फुल फॉर्म क्या है आपको पता चल गया। कहाँ हो रही? न्यू दिल्ली में हो रही है। दैट्स इट। अभी जब होगी तो हमें और कुछ पता चलेगा इसके बारे में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसके प्राइमरी गोल्स क्या हैं। सबसे मेन गोल है कि दे हैव टू यूटिलाइज
रिसर्च आउटकम्स एंड टेक्नोलॉजी डेवलप बाय CCRAS, ठीक है, उसको यूटिलाइज करना ड्रग इंडस्ट्री में। दूसरा जो मेन गोल है इनका वो ये है कि रोबस्ट नेटवर्क हो कोलैबोरेटिव रिसर्च का, क्वालिटी कंट्रोल का, स्पेशली आयुर्वेदिक ड्रग्स में। तीसरा आइडिया है कि पोटेंशियल इंडस्ट्रियल पार्टनर हो जो R&D फैसिलिटीज को डेवलप करना चाहे। चौथा मेन आइडिया है कि एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, जब हम बात करते हैं इस फील्ड में, और एक साथ हम लोग स्टार्टअप्स वगैरह को भी प्रमोट करें और एंटरप्रेन्योरशिप जो है आयुर्वेदा में प्रमोट हो, जो कि बहुत अच्छी चीज हो सकती है इन फ्यूचर। तो ये सब चीजें यहाँ पे की जाएंगी। लेट्स सी कैसे ये होता है। पर्सन न्यूज के ऊपर मैं दो पर्सन की बात करना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली में बेस्ड है। इसकी चेयरमैन समीर वी कामत, इन्होंने अभी रिटायर होना था, लेकिन अब इनको एक्सटेंशन मिल गई है 1 साल की, मतलब 31 में 2025 तक ही इज गोइंग टू स्टे इन ऑफिस। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। तो अभी इन्होंने जस्ट रिटायर होना ही था कमिंग वीक में, बट ही हैज गॉट एक्सटेंशन फॉर 1 ईयर। तो 1 साल तक समीर वी कामत ही रहेंगे DRDO के चेयरपर्सन। एक चीज ध्यान में रखना, DRDO भवन न्यू दिल्ली में ही है, उसमें हेडक्वार्टर्स है। इसका मोटो कई बार न्यूज मतलब कई बार एग्जाम में आ सकता है आपको, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। संस्कृत में बेसिकली है बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो विज्ञान से ही मिलती है, स्ट्रेंथ का ओरिजिन जो है वो विज्ञान में है। इस तरह से हम लोग इसकी बात करते हैं, जो कि मुझे लगता है जो एजेंसी का एक पूरा आइडिया है उसके साथ बहुत मिलता जुलता है। DRDO का आइडिया भी यही है कि भाई बड़े बड़े वेपन्स बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, जो डिफेंस के साथ रिलेटेड चीजें हैं उनको बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक साथ दोनों चीजें कनेक्ट करती है, विच इज अ ग्रेट थिंग। क्लियर? तो ये मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बताना चाहूंगा, आर्मी चीफ हमारे जनरल मनोज पांडे हैं, आप सब जानते ही हैं। तो ही इज गोइंग टू स्टे इन ऑफिस टिल जून 30। इनको वैसे 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। अभी इन्होंने रिटायर होना था 31 मई को, 3 दिन बाद ही रिटायरमेंट थी इनकी, लेकिन जो अपॉइंटमेंट्स कमेटी फॉर कैबिनेट है तो उन्होंने 1 मंथ की एक्सटेंशन दे दी है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इतनी बड़ी पोस्ट है कि यहाँ पे 1 मंथ की एक्सटेंशन भी बहुत बड़ी बात होती है। बट एनीवेज अभी लोकसभा इलेक्शन चल रही है तो इन्होंने 1 मंथ की एक्सटेंशन दी। अब क्योंकि आर्मी चीफ है तो आपको पता होना चाहिए वाइस चीफ कौन है इंडियन आर्मी के बेटे। वाइस चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ऐसा माना जा रहा है कि ही विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। लेट्स सी क्या होता है। बट मतलब ही इज एट प्रेजेंट द वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये बस याद रखिएगा। एंड that's very much it for now. I hope you've enjoyed the session. अगर आपको सेशन अच्छा लगा है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड रियली लाइक टू सी कितने कमेंट्स आते हैं। आपको इस सेशन का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल आकाश देव जी के बूस्टर पे, और इसका मतलब PDF लेने के लिए आप यहाँ पे इसको स्कैन भी कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं सेशन बहुत क्लियर कट रखता हूँ, बहुत प्रिसाइज रखता हूँ, टू द पॉइंट रखता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड रखता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपका मेन फोकस क्या एग्जाम को क्लियर करना। सो you just have to focus there, how are you going to clear the exam, and वही आपका मेन फोकस होना चाहिए हमेशा। मेरा भी मेन फोकस वही होता है कि आपको मैं उस डायरेक्शन में हेल्प करूं rather than हम इधर उधर की बात करें। so that's very much it for now. Take care everyone. I hope you have enjoyed the session. जय हिंद, जय भारत।